शुरू है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कल आपको बताया था नरेशन का पार्ट 3, जिसमें हमने आपको बताया था कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं। मतलब अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच में इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो तो उसका नरेशन कैसे बदलते हैं, ये आपको मैं कल बताया था। आज बता रहा हूँ इम्परेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं। सो नरेशन मीन नरेशन ऑफ imperative सेंटेंस नरेशन ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस। कल मैं बताया था नरेशन ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और आज बढ़ा रहा हूँ नरेशन ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस। देखो बच्चों, इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि ऐसा वाक्य जिसमें हम या तो ऑर्डर देते हो किसी को, या रिक्वेस्ट करते हो, या फिर कमांड करते हो, या प्रे करते हो, या फिर सजेस्ट करते हो, या किसी को एडवाइस देते हो। तो इस तरह के वाक्य को हम इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इम्परेटिव सेंटेंस वो वाक्य होते हैं जिसमें हम ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट देते हैं, करते हैं, एडवाइस करते हैं, सजेस्ट करते हैं। और देखो, एडवाइस और सजेस्ट में अंतर है। एडवाइस को हम हायर करते हैं और सजेस्ट जो होता है ना, उसको हम मुफ्त करते हैं। यानी सजेशन के लिए कोई अपना व्यक्ति हमें क्या करता है, सजेस्ट करता है। बोल रहा नहीं बेटा, कोई अपना जो व्यक्ति होता है वो सजेस्ट करता है, और जो अलग लोग होते हैं, जो बाकी लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, एडवाइस करते हैं। जैसे डॉक्टर पेशेंट को एडवाइस करता है, क्योंकि वो हायर करते हैं, उसको हम फी देते हैं, तो वो हमें कुछ मेडिसिन और कुछ उपाय बताता है ताकि हम अपनी बीमारी से मुक्ति पा सकें। वकील हमें क्या करता है, एडवाइस करता है ना, क्योंकि उसको भी हम फी देते हैं। साइकियाट्रिस्ट हमें क्या करता है, एडवाइस करता है। जो लीगल एडवाइज़र होते हैं वो भी क्या करते हैं, एडवाइस करते हैं। सेक्रेटरी क्या करते हैं, एडवाइस करते हैं। तो यही सारी चीज़ें होती हैं। और मोटा मोटी हम टीचर लोग भी एडवाइज ही करते हैं, क्योंकि हम लोग भी हायर होते हैं और हम लोग भी पैसा लेते हैं। लेकिन सजेशन कोई अपना देता है। जैसे आपकी मम्मी आपको सजेस्ट करेगी, आपकी पापा कोई चीज़ सजेस्ट करेंगे, आपके फ्रेंड कोई सजेस्ट करेगा, और उसके लिए हम ना तो पे करते हैं ना पेमेंट लेते हैं। तो ये अंतर आपको समझना चाहिए, सजेस्ट और एडवाइस में क्या अंतर है। तो बैक हो जाइए। इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि ऐसे वाक्य जिसमें क्या हो, ऑर्डर हो, उसके बाद क्या हो, रिक्वेस्ट हो, एडवाइस हो, सजेस्ट हो, प्रे हो, कमांड हो, है ना, ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, एडवाइस हो, सजेस्ट हो, प्रे हो, कमांड हो। तो ऐसे वाक्य को हम क्या बोलते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो अब देखिए नियम कैसे बनता है, रूल्स हमने लिख दिया है, नरेशन ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस, ये आपका टॉपिक है। तो रूल पहला में हुआ कि रिपोर्टिंग वर्ब को आप सेंस के अनुसार इनमें से किसी में एक बदल दें। अगर ऑर्डर का सेंस है तो ऑर्डर में बदल दें, रिक्वेस्ट में बदल दें, एडवाइस में बदल दें, सजेस्ट में बदल दें, प्रे में बदल दें, कमांड में बदल दें, सेंस के अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं हम किस में, ऑर्डर में, है ना, ऑर्डर में,
रिक्वेस्ट में, एडवाइस में, सजेस्ट में और नहीं तो कमांड में, है ना जी। एज पर द सेंस के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को आप इनमें से किसी में बदल दें, या तो ऑर्डर में बदलिए, सजेस्ट में बदलिए, प्रे में बदलिए और किसी चीज़ में बदल दीजिए। ओके, अब देखिए टू इन्वर्टेड कॉमर्स को आप बदल दीजिए 2 प्लस वर्ब में, 2 प्लस वर्ब। डियर स्टूडेंट्स, इम्परेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब से शुरू होता है, तो इसलिए उसको आपको इन्वर्टेड कॉमा को 2 प्लस वर्ब में चेंज करना होगा। तो इन्वर्टेड कॉमा बदला किस में, 2 प्लस वर्ब में हो गया। और देखिए तीसरा, और सारे जो चेंजेज होते हैं, बाकी जो चेंजेज होते हैं जिसको मैं आपको कॉमन चेंजेज के नाम से बता चुका हूँ, तो बाकी जो चेंजेज होते हैं वो वैसे के होते हैं। तो अदर चेंजेज आर एज यूजुअल, पहले की तरह और सारे चेंजेस होते हैं, है ना। तो जैसे देखिए एज द मास्टर टोल्ड हिज सर्वेंट, इन्वर्टेड कॉमास, the master told his servant, don't waste your time, don't waste your time not for nothing, not for nothing। तो देखिए ये मास्टर सर्वेंट से बोल रहा है, तो यहाँ पे मास्टर सर्वेंट को क्या करेगा, ऑर्डर करेगा, मालिक अपने नौकर को ऑर्डर करेगा। तो आपका रिपोर्टिंग वर्ब यानी टोल्ड किस में बदल जाएगा, ऑर्डर में बदल जाएगा। तो हम लिखेंगे द मास्टर ordered his servant, मास्टर ordered his servant। और चूंकि वाक्य निगेटिव है तो हम क्या लिखेंगे, जिससे बताया था कि इन्वर्टेड कॉमा को 2 प्लस वर्ब में बदलना है। तो यहाँ वर्ब क्या है, वेस्ट है, और यहाँ पे लगा है डोंट वेस्ट, निगेटिव है। तो हम क्या लिखेंगे, नॉट टू वेस्ट, और योर एज सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। तो सर्वेंट आपका थर्ड पर्सन है, तो इसलिए सर्वेंट के लिए योर बदल गया हिज में। तो नॉट टू वेस्ट हिज टाइम, नॉट फॉर नथिंग। नॉट फॉर नथिंग का मतलब होता है यूं ही, नॉट फॉर नथिंग, विदाउट एनी पर्पस। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ मास्टर अपने सर्वेंट को मना कर रहा है कि अपना वक्त यूं ही बर्बाद नहीं करो। तो अगर कोई इम्परेटिव सेंटेंस में मना किया जाता हो तो आप नॉट टू प्लस वर्ब लगा के तो बना ही सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो नॉट टू प्लस वर्ब के लिए आप फॉरबिड का प्रयोग कर सकते हैं। फॉरबिड माने भी क्या होता है, मना करना। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक और एग्जाम्पल लीजिए। द डॉक्टर
told the patient, the doctor told the patient, don't smoke, don't smoke डोंट स्मोक। तो अब देखिए यहाँ पे डॉक्टर टोल्ड द पेशेंट डोंट स्मोक, डॉक्टर पेशेंट को बोल रहा है कि तुम स्मोकिंग नहीं करो, है ना, सिगरेट नहीं पियो। तो डॉक्टर बोल रहा है, तो डॉक्टर उसको मना कर रहा है, तो मना करने के लिए एक वर्ड होता है फॉरबिड, FORBID। तो आप फॉरबिड भी लगा के बना सकते हैं और नॉट टू लगा के भी बना सकते हैं। तो दोनों तरीक़ा से आप देखिए कैसे बन रहा है। द डॉक्टर टोल्ड, आप देखिए, है ना जी, यहाँ पे डॉक्टर टोल्ड को आप किस में बदलेंगे? डॉक्टर है तो क्या करेगा? एडवाइस देगा, है ना जी। तो द डॉक्टर एडवाइज्ड the patient, the doctor advised the patient। अब चूँकि एडवाइस क्यों देगा? क्योंकि डॉक्टर को हम हायर करते हैं। अभी मैं बोला कि अगर कोई चीज़ किसी से हम सीखते हैं उसको हायर करके, तो वहाँ पे हम एडवाइस करते हैं। तो डॉक्टर को हम फ़ी देते हैं, इसलिए वो हमको कुछ भी बोलेगा तो फ़ी के लिए बोलेगा, हमको यूँ ही नहीं बोलेगा। इसलिए डॉक्टर हमें एडवाइस देता है। इसलिए हम क्या लिखें? द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट not to smoke, ऐसे ही बना सकते हैं। या अगर आप not to नहीं लिखना चाहते हैं तो आप क्या लिखेंगे? द डॉक्टर, है ना जी। आप देखिए एडवाइस को आप किस में बदल देंगे? फॉरबिड में। किस में बदल देंगे? फॉरबिड में। तो द डॉक्टर फॉरबिड हो गया, फॉरबिड मैंने क्या हो गया? मना करना। तो द डॉक्टर फॉरबिड द पेशेंट, और चूँकि फॉरबिड में निगेटिव सेंस पहले से होता है, इसलिए इसके साथ हम नॉट का यूज़ नहीं करते हैं। सो द डॉक्टर फॉरबिड द पेशेंट टू प्लस वर्ब, हमने आपको बोला था कि इन्वर्टेड कॉमास को टू प्लस वर्ब में बदल दीजिए। तो द डॉक्टर फॉरबिड द पेशेंट टू स्मोक। क्लियर? आपको समझ में आ गया होगा। आप देखिए अगला वाक्य देते हैं। सी टोल्ड हर बॉस, शी टोल्ड हर बॉस, inverted comma, she told her boss kindly grant me a leave for 3 days। अब देखिए, शी टोल्ड हर बॉस काइंडली ग्रांट मी अ लीव फॉर 3 days। तो वो अपने बॉस से बोल रही है, तो चूँकि छुट्टी लेना है तो आप बॉस से बोलेंगे, तो बॉस से आप क्या करेंगे? रिक्वेस्ट करेंगे। तो इसलिए ये टोल्ड किस में बदल जाएगा? रिक्वेस्ट में बदल जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब आपको मैं बता चुका हूँ कि रिपोर्टिंग वर्ब सेंस के अनुसार ऑर्डर में, रिक्वेस्ट में, सजेस्ट में या अन्य में सेंस के अनुसार आप बदल दें। तो वो अपने बॉस से बोल रही है तो बॉस से रिक्वेस्ट करेगी, तो ये चेंज हुआ। सी रिक्वेस्टेड हर बॉस, और इन्वर्टेड कॉमा को टू प्लस वर्ब में, और वर्ब इसमें क्या है? ग्रांट, टू ग्रांट। ओके, और फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, तो यहाँ पे सी थर्ड पर्सन है, तो मी है तो यहाँ पे हर हो जाएगा।
सी के लिए हर होगा। सी रिक्वेस्टेड हर बॉस टू ग्रांट हर अ लीव फॉर हाउ मेनी डेज? 3 days। 3 days। तो ये रिक्वेस्ट हो गया। आप देखिए अगला वीडियो, अगला वो सेंटेंस, अगला एग्जाम्पल। माई फादर टोल्ड मी, माई फादर टोल्ड मी don't count on those who are public representative। Don't count on those who are public representatives who are public representative। My father told me don't count on those who are public representative। तो फादर हमें बोल रहे हैं, तो फादर हमें कुछ सिखा रहे हैं, तो फादर हमें एडवाइस नहीं दे रहे हैं, फादर हमें क्या कर रहे हैं? सजेस्ट कर रहे हैं, और निगेटिव में कर रहे हैं, है ना जी। तो आप सजेस्ट की जगह फॉरबिड का भी प्रयोग कर सकते हैं, सजेस्ट का भी यूज कर सकते हैं। दोनों तरीके से मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, है ना। देखिए, है ना, देखिए। एज माई फादर forbid me to, my father forbid me to count on those थर्ड पर्सन है तो ये नहीं बदलेगा, टू काउंट ऑन दोज। और हु आर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, तो ये प्रेजेंट टेंस है, सिंपल है, तो पास्ट में बदलेगा, काउंट ऑन दोज हु वर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, हुआ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। और फादर हैं तो सजेस्ट भी करेंगे, सजेस्ट लगा के बना सकते हैं। देखिए वो कैसे बनेगा, माई फादर सजेस्टेड मी, माई फादर सजेस्टेड मी। और जब सजेस्ट लगाते हैं तो सजेस्ट के बाद हम दैट क्लॉज का यूज करते हैं, ये ध्यान में रखना चाहिए। सजेस्ट के बाद हम सीधा टू का यूज़ नहीं करते हैं, सजेस्ट के बाद हम एक दैट क्लॉज लगाते हैं, क्योंकि सजेशन जो होता है ना, एक बड़ा ही सॉफ्ट और टेंडर फीलिंग होती है, और सब आदमी सबको कुछ सजेस्ट नहीं करते हैं, इसलिए दैट क्लॉज का यूज करें और उसके बाद शुड लगाएं, तो उससे अच्छा लगता है, भाषा जो अच्छी लगती है। और सजेस्ट के बाद टू प्लस वर्ब का यूज़ वो रॉन्ग है, लेकिन बहुत लोग इसको यूज करते हैं। बोलचाल की भाषा में मेरे अनुसार थोड़ी बहुत ठीक है, लेकिन रिटन और फॉर्मल इंग्लिश में तो सजेस्ट के बाद हमेशा दैट क्लॉज का यूज करें और उसके बाद शुड का प्रयोग करें, टू प्लस वर्ब का प्रयोग नहीं करें, ये एरर होता है। और एग्जामिनेशन में आपको अगर सजेस्ट के बाद टू प्लस वर्ब है तो एकदम आंख बंद करके आप उसको काट दीजिए और आप
वो क्या है, एरर है। लेकिन बोलने वाले लोग बोलते हैं तो उनके लिए क्या किया जा सकता है। सो माई फादर सजेस्टेड मी दैट, ओके, फादर सजेस्टेड मी दैट, let me see the question, don't count on those। तो फादर सजेस्टेड मी दैट, और किसको काउंट करना है, मुझे करना है, दैट आई शुड नॉट, निगेटिव है तो हम नॉट का यूज करेंगे, शुड नॉट, आई शुड नॉट काउंट ऑन दोज who are, count on those who are public representative, public representative। तो दोनों तरीके से बताया। आप देखिए अगला, the beggar told the passerby, बड़े कॉमर्स, the beggar told the passerby, passerby का मतलब होता है रास्ते से गुजरने वाला, राही, जो रास्ते से गुजरते हैं उसको हम passerby बोलते हैं। तो the beggar हिंदी में राही हो गया, राही। तो the beggar told the passerby kindly help me buy some food, ओके। तो बेगर बोल रहा है, तो बेगर बोलेगा तो बेगर पासर भाई से बोलेगा भाई, तो बेगर रिक्वेस्ट नहीं करेगा, बेगर क्या करेगा, प्रे करेगा। कि रिक्वेस्ट एक फॉर्मल सॉफ्ट फीलिंग होती है, और प्रे जो होता है ना एक इनफॉर्मल सॉफ्ट फीलिंग होती है। तो प्रे हम या तो गॉड को करते हैं या इंसान को भी प्रे करते हैं जब हमारे पास कोई चारा नहीं होता है, हम एकदम बिल्कुल लाचार होते हैं, तो हम इंसान को भी भगवान मान के प्रे करते हैं जब हम बिल्कुल ही मजबूर होते हैं। तो जो बेगर है भाई तो वो तो बिल्कुल मजबूर है, तो बेगर राही को क्या करेगा, प्रे करेगा, रिक्वेस्ट नहीं करेगा। अगर आप रिक्वेस्ट लगा के बनाते हैं तो वो गलत है। तो आप बनाइए द बेगर प्रेड द पासर बाई, द पासा बाई, द बेगा प्रेड द पासा बाई। क्या करने के लिए भाई, वो क्या मांग रहा है, कुछ खाना मांग रहा है। तो द बेगा प्रेड द पासर बाई टू, काय के लिए, टू हेल्प, और टू हेल्प मी। अब चूंकि मी है तो मी फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन है, तो टू हेल्प हिम, टू हेल्प हिम बाई सम फूड, सम फूड। आपको समझ में आ गया होगा। आप देखिए अगला, द कैप्टन, द कैप्टन, द कैप्टन टोल्ड हिज soldiers, the captain told his soldiers, the captain told his soldiers, raise your gun, raise your gun and fire on the टारगेट, फायर ऑन द टारगेट। तो देखिए यहाँ पे कैप्टन टोल्ड हिज सोल्जर्स, कैप्टन अपने सैनिकों को बोल रहा है
कि बंदूक उठाओ और निशाने निशाने पे जहाँ गोली चलाओ, मतलब जहाँ तुम्हें शूट करना है उसको गोली से शूट करो, गोली चलाओ। तो कैप्टन सैनिक को बोल रहा है। तो कैप्टन जो होता है वो सैनिक को ऑर्डर नहीं देता है, कमांड करता है। देखो बाबू, कमांड और ऑर्डर में यही फ़र्क होता है कि ऑर्डर भी फॉर्मल वर्ड है और कमांड भी फॉर्मल वर्ड है। तो ऑर्डर हम कम लोगों को ऑर्डर करते हैं, है ना। जैसे एक ऑफिस में एक बॉस जो है अपने एक छोटे से ऑफिस में अपने एम्प्लॉयज़ को कमांड नहीं करेगा, ऑर्डर करेगा। आप अपने नौकर को ऑर्डर करेंगे, आप खाना मंगाते हो तो ऑर्डर करते हो, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन ज़्यादा लोगों को कुछ कहना होता है, कुछ करवाना होता है, तो उसको हम कमांड करते हैं। जैसे आपका अंपायर खेल के ग्राउंड में, जो क्रिकेट के ग्राउंड में अंपायर होता है वो आपको कमांड करता है। आपका रेफरी जो होता है फुटबॉल में, वो भी आपको कमांड करता है। आपका स्पोर्ट्स टीचर होता है वो भी आपको कमांड करता है। आप अपने स्कूल में जब 10 में पढ़ते होंगे तो सुबह में असेंबली होती होगी, तो उसमें जो आपका जो फिजिकल टीचर होता है वो सारे बच्चों को कमांड करता है। तो कमांड ज़्यादा लोग करते हैं और ऑर्डर कम लोग करते हैं, दोनों फॉर्मल वर्ड है। तो कैप्टन जो होगा सोल्जर को क्या करेगा, कमांड करेगा। तो देखिए कैसे बन रहा है, द कैप्टन कमांडेड, ये कमांडेड हिज सोल्जर्स, कमांडेड हिज सोल्जर्स। और काहे के लिए भाई, टू रेज, बड़े कोमा को टू प्लस भर में टू रेज, और सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, तो सोल्जर्स थर्ड पर्सन है, तो टू रेज दियर, योर बदल गया दिया में, टू रेज दिया, THEIR, टू रेज दिया गन, टू रेज दिया गन एंड फायर, एंड फायर ऑन द टारगेट, फायर ऑन द टारगेट। एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, द अंपायर told the cricketers, the umpire told the cricketers, don't bend your body while somebody tries to field the ball, the umpire told the cricketers। तो देखो, अंपायर क्रिकेटर से बोल रहा है कि अपनी कोई आदमी जब बॉल को फील्ड करना चाहता है, अगर आप वहाँ हो तो वहाँ पे अपनी बॉडी को झुकाए नहीं, है ना। तो डोंट बेंड योर बॉडी वाइल समबडी ट्राइज टू फील्ड द बॉल, ये अंपायर क्रिकेटर को बोल रहा है। तो अंपायर कमांड भी करेगा, और चूंकि निगेटिव है तो मना करेगा, तो फॉरबिड भी कर सकता है। तो आप कमांड लगाएंगे या फिर फॉरबिड लगाएंगे। तो कमांड लगाएंगे तो उसमें नॉट लगाना पड़ेगा, और फॉरबिड लगाएंगे तो नॉट का यूज़ नहीं करेंगे। क्योंकि फॉरबिड में नॉट का सेंस होता है, तो मैं दोनों तरीके से आपको बना के दिखा रहा हूँ। दी अंपायर कमांडेड the cricketers not to bend their body,
सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, तो क्या है, क्रिकेटर्स है, तो नो क्रिकेटर्स थर्ड पर्सन है, तो दियर बॉडी डोंट नॉट टू बेंड दियर बॉडीज वाइल, ये कनेक्टर है नहीं बदलेगा, और समबडी ऑलरेडी थर्ड पर्सन में है, तो वाइल समबडी, और चूंकि ये प्रेजेंट सिंपल है तो प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में बदलता है, वाइल समबडी ट्राइड टू फील्ड द बॉल, ये हो गया। अब उसके बाद आप फॉरबिड लगा के बना सकते हैं, जैसे द एम्पायर फॉरबिड का सेकेंड फॉर्म हो गया फॉरबिडन, फॉरबिड मतलब मना करना। द एम्पायर फॉरबिड द क्रिकेटर्स, काहे के लिए भाई, अब चूंकि इसमें नॉट नहीं लगेगा, चूंकि नॉट का सेंस है, तो द एम्पायर फॉरबिड द क्रिकेटर्स टू बेंड दियर बॉडी वाइल somebody थर्ड पर्सन है नहीं बदलेगा, और फिर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में while somebody tried to field the ball। सो डियर, मैं आपको सभी केस का एग्जांपल दिखा के बताया, आप समझ गए होंगे कि ये इम्परेटिव सेंटेंस का नरेशन कैसे चेंज होता है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप अपने कमेंट में लिखिएगा, है ना। तो एक बार मैं आपको फिर से रिकॉल कर देता हूँ। हमने बताया इम्परेटिव सेंटेंस वो वाक्य होता है जिसमें हम या तो ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, कमांड करते हैं, प्रे करते हैं, सजेस्ट करते हैं या फिर एडवाइस करते हैं। और इसलिए जब इसको हम चेंज करते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है इन्हीं किसी एक में बदल जाती है, या तो ऑर्डर में बदलती है या रिक्वेस्ट में बदलती है सेंस के अनुसार, और इन्वर्टेड कॉमास को टू प्लस वर्ब में बदल देते हैं। क्योंकि हमें पता है कि कोई भी इम्परेटिव सेंटेंस वो वर्ब से ही शुरू होती है, वो मेन वर्ब भी हो सकता है या फिर हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है। तो ये हमने बताया, और इसके परिप्रेक्ष्य में हमने बहुत सारे आपको एग्जाम्पल भी दिया, तो आपको समझ में आ गया होगा। मैं अगले दिन मैं आपको बताऊंगा ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम कैसे चेंज करते हैं, ये मैं अपने अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, है ना। तो आज के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच।